बहुत बड़ा राहत अगर इन जजमेंट्स को पिछले 3-4 महीने से मैं व्यू करूं, रीड बिटवीन द लाइंस हो, रेप पे हो, 498A पे हो, सेक्सुअल असॉल्ट पे हो, तो बड़ी राहत देने वाली अक्यूज को जजमेंट्स हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन का, चार्ज का, ट्रायल का, वो ही अपने आप में एक प्रोसेस ही पनिशमेंट बन करके आ जाता है। और ये बात खाली एक वकील ही नहीं कहते, खुद जजेस भी इस बात को मानते हैं कि देश में जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है वो अपने आप में खुद ही एक पनिशमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने बताया कि आपके दर्शकों को लगा कि क्वॉशिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास और कोई इससे बढ़िया बेहतर विकल्प भी नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस किया गया है तो आपका सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो क्वॉशिंग ही बनता है। आज की तारीख में 498A में आप अरेस्ट नहीं कर रहे, वो सबको मालूम है कि अनीश कुमार की वजह से आप अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन सब पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटना निरंतर, दिन पर दिन, महीने महीना, सालों साल तक वो बेचारे 68 साल, 70 साल, 75 साल के लोग सास ससुर कचहरी में आ रहे हैं, वो अपने आप में ही एक सजा है। और लेजिस्लेटर को भी इस बात को समझना होगा, और शायद लेजिस्लेटर इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक पॉपुलर मूड की तरफ से व्यू कर रहे हैं। और कोर्ट्स के भी हाथ बंधे होते हैं, कोर्ट्स एक जजमेंट दे सकती है, लेकिन जो स्टैट्यूट है वो बनाने का काम पार्लियामेंटेरियंस का है। निरंतर कोर्ट्स भी कह रही है कि आपको इन जो वुमेन सेंट्रिक लॉज थे उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है, विप्लव, और हम भी दिन रात इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ कोर्ट्स मानती हैं, कुछ कोर्ट्स नहीं मानती हैं। नमस्कार, मेरा नाम है विप्लव अवस्थी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल रिपोर्टर। लगातार आपको हम ये सलाह दे रहे थे कि अगर आपके खिलाफ झूठी एफआईआर हो जाती है, मकसद कुछ था और किसी लिए एफआईआर बना दी गई है, यानी कि अपना मकसद पूरा करने के लिए, किसी को फंसाने के लिए एफआईआर दर्ज की गई है, तो हम हमेशा ये बात कहते थे कि आपके पास हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 और सीआरपीसी के प्रोविजन 482 में उस एफआईआर को चैलेंज करने की पूरी शक्ति है, और बहुत से मामलों में एफआईआर खारिज हो रही हैं। लेकिन इसी बीच आपके लगातार हमको मैसेज आ रहे थे हमारे वीडियो पे कि 482 में हाईकोर्ट से बहुत नई रिलीफ मिल रही है। लेकिन आज हम इसीलिए आपको एक महत्वपूर्ण जजमेंट की तरफ ले जाने आए हैं जो सुप्रीम कोर्ट से आया है। जस्टिस सीटी रवि कुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की जो बेंच थी, उन्होंने बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है, जहां एक महिला ने एक पुरुष के खिलाफ 376 और 313 यानी कि गर्भपात का आरोप लगाया था, रेप और गर्भपात का आरोप लगाया था। इस मामले में पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगा दिया था, और बाद में करीब 1 साल की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने न केवल वो एफआईआर खारिज की, बल्कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो जो झूठा आरोप था उसी को जीरो कर दिया है। तो हम लगातार ये देख रहे हैं कि जहां कुछ मामलों में ठीक है रिलीफ नहीं मिल पाती, लेकिन अगर आप साबित कर लेते हैं और प्राइमा फेसाई आप कोर्ट के सामने चीजों को ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से अदालतें आपकी मदद भी कर रही हैं। इसी जजमेंट पर आज हम खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं एडवोकेट विकास गुप्ता सर। विकास गुप्ता सर को पिछले 3 दशक का बेहद बड़ा अनुभव है, बड़े लिटिगेशन कर रहे हैं, और 482 या 226 या आर्टिकल 32 की जो पिटीशन होती है, जहां आप सीधे किसी याचिका को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं, उसमें आपको महारत हासिल है। विकास गुप्ता सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लीगल रिपोर्टर में। जैसा कि मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो लालू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का जो जजमेंट दिया, जिसमें कहा कि भाई ये एफआईआर प्रथम दृष्टया नहीं बन रही है, क्योंकि लड़की ने एफआईआर में तो बहुत से एलिगेशन दिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो अलग तरह सा है, तो ये एफआईआर नहीं बनती है। मैं सबसे पहले इस एफआईआर, इस पूरे जजमेंट पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जी विप्लव, अगर पिछले कुछ 2-3 महीने से देखें, अगर पर्सनल लिबर्टी की बात हो, बेल पे बात हो, पीएमएलए पे हो, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी अक्यूज को राहत मिली है जी। और अगर हम 498A सेक्सुअल असॉल्ट को, रेप को, प्रॉमिस ऑफ मैरिज की भी केसेस को देखें, तो पिछले 2-3 महीने में बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स आई हैं
और सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा इशारा हाई कोर्ट्स और ट्रायल कोर्ट्स को है कि आप इन मैटर्स में जहां पे ऑफेंस नहीं बनता है, आप यू मस्ट रीड बिटवीन द लाइंस। खाली एफआईआर के एलिगेशन ही नहीं देखना होता, उसके पीछे की मंशा को भी देखना है। जो मोहम्मद वाजिद वाली जजमेंट वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि रीड बिटवीन द लाइंस। भजनलाल में वो कहते हैं कि सी द एलिगेशंस वेदर इट कॉन्स्टिट्यूट अ ऑफेंस। आगे वाली जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि रीड बिटवीन द लाइंस, क्योंकि आप बहुत वेल क्राफ्टेड कंप्लेंट बनाते हैं तो आपके पास वो मौका नहीं होता, लेकिन उसकी मंशा को भी हाई कोर्ट को वॉश करते हुए देखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा राहत, अगर इन जजमेंट्स को पिछले 3-4 महीने से मैं व्यू करूं, रीड बिटवीन द लाइंस हो, रेप पे हो, 498A पे हो, सेक्सुअल असॉल्ट पे हो, तो बड़ी राहत देने वाली अक्यूज को जजमेंट्स हैं। क्योंकि विप्लव आप ये समझेंगे, और आपके पास तो एक लंबा लीगल कवरेज का एक बहुत लंबा अनुभव है, आपके दर्शकों को ये बहुत महत्वपूर्ण बात बताने की आवश्यकता है कि जो क्रिमिनल प्रोसेस है, जो इन्वेस्टिगेशन का, चार्ज का, ट्रायल का, वो ही अपने आप में एक प्रोसेस ही पनिशमेंट बन करके आ जाता है। और ये बात खाली एक वकील ही नहीं कहते, खुद जजेस भी इस बात को मानते हैं कि देश में जो क्रिमिनल प्रोसीजर सिस्टम है वो अपने आप में खुद ही एक पनिशमेंट है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने बताया कि आपके दर्शकों को लगा कि क्वॉशिंग नहीं होती है, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि आपके पास और कोई इससे बढ़िया बेहतर विकल्प भी नहीं है। अगर आपके खिलाफ कोई झूठा केस किया गया है तो आपका सबसे बेहतरीन जो विकल्प है वो क्वॉशिंग ही बनता है। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, करेक्ट है। हम लालू यादव के जजमेंट पे आएंगे, वो हमारे दर्शक और बेहतर समझ पाएंगे। अब लालू यादव वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में एफआईआर क्या कह रही थी, आप एफआईआर समझ लीजिए। एफआईआर कह रही थी कि लड़की का आरोप था कि एक लड़का जो उसकी बहन के ससुराल के पक्ष का था, उसके घर आने जाने लगा। जब वो 10th में पढ़ती थी तो उसके साथ उसने रिलेशनशिप शुरू किए, यानी कि फिजिकल रिलेशन, ये कहते हुए कि ठीक है वो उससे शादी करेगा। 5 साल तक वो रिलेशनशिप चलता रहा, कंटिन्यू चलता रहा, फिजिकल रिलेशंस भी बनते रहे। इस बीच लड़की का यह भी दावा है कि उसके माँ बाप इस बात को जानते भी थे, और जब उन्होंने इस रिलेशनशिप पे ऑब्जेक्शन उठाया तो लड़के ने कहा ठीक है मैं शादी करूंगा, लेकिन बाद में वो किसी कारणवश शादी से मुकर गया। अब इस मामले में उनका यह कहना था कि मुझे भ्रम दिखाकर, शादी का झूठा वादा करके, डिसीडफुल मींस के द्वारा मेरे साथ इन्होंने शारीरिक संबंध बनाए। और सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक तरफ तो आप ये कह के आ रही हैं कि मेरे साथ जो रिलेशनशिप बनाए, फिजिकल रिलेशन बनाए, वो कंसेंट नहीं था, दूसरी तरफ आप उसी एफआईआर में लिख के आ रही हैं कि आप पति पत्नी के तौर पर भी रह रहे थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को खारिज किया। विकास सर, मैं उसी पॉइंट पे दोबारा लौटूंगा कि प्रॉब्लम क्या है इस देश में। एफआईआर जो हो रही है वो मेजॉरिटी ऑफ एफआईआर, क्योंकि इससे पहले आपने कहा था हमसे कि मुद्दा चाहे मकान मालिक किराएदार के झगड़े का हो, मुद्दा है कि आपके घर में दूसरे का कुत्ता घुसा आ रहा, मुद्दा है कि 498 में पति के झगड़ा है, लेकिन महिलाएं 354 बना देती हैं। तो ये जो स्कोर सेटल करने के लिए जो एफआईआर हो रही हैं, उसको लेकर खास तौर पर इस जजमेंट के अवलोकन में आप क्या समझते हैं? देखिए विप्लव, अगर जो हमने एक लास्ट शो भी किया था तब भी किया था, मैं दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की जजमेंट देखूं जिसमें उन्होंने कहा कि 354A के आरोप हैं, और आपकी बात सही है कि वो 498A के आरोप हो या पार्किंग लॉट का झगड़ा हो, जो वुमेन्स सेंट्रिक लॉज बने हैं उनका काफी हद तक दुरुपयोग किया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ये साफ कर रही है, जहां पे प्रॉमिस टू मैरिज में, और पिछले 13 साल की भी मैं बहुत सारी जजमेंट्स अगर उठाऊं जहां पे एक महिला कहती है कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है और मैं शादीशुदा थी, प्रॉमिस टू मैरिज था, तो सुप्रीम कोर्ट ये तक कहती है कि जब अगर आप शादीशुदा खुद थे तो आप तो खुद डिसेबिलिटी के शिकार थे कि आपकी दोबारा दूसरी शादी नहीं हो सकती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो उन केसेस को भी क्वॉश किया है, उन केसेस में भी बेल दी है। तो निरंतर हम ये देख रहे हैं कि जो वुमेन सेंट्रिक लेजिस्लेशंस बने हैं, जो कानून बनाए गए हैं इतने सालों में, उनका कहीं ना कहीं दुरुपयोग होता जा रहा है। अगर आप 498A के भी मुकदमे देखेंगे विप्लव, तो उसमें भी
कोर्ट ने कहा कि लॉ कमीशन को कि आप इसमें परिवर्तन लेकर के आइए या इन लेजिस्लेशन के इन स्टैट्यूट्स को या इन प्रोविजंस को स्क्रैप करिए, उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख रहे हैं कि किस तरह से 354A का भी दुरुपयोग हो रहा है, 376 के भी किस तरह से दुरुपयोग हो रहे हैं। आज की तारीख में वेरियस डेटिंग वेबसाइट्स हैं जो खुद अपने आप में एक ट्रैप है। दिल्ली हाईकोर्ट की कई ऐसी जजमेंट्स हैं जिनमें उन्होंने कहा कि डेटिंग एप्स में जो एक ट्रैप बिछाया जा रहा है, उनको पुलिस को एक लार्जर इस कॉन्स्पिरेसी को अनर्थ करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का काम तो पुलिस का ही है। जुडिशरी ने एक मार्गदर्शन दिया है और एक बहुत व्यापक में विप्लव केसेस बढ़ते हुए संख्या में आते जा रहे हैं, जहां पे डेटिंग ऐप से एक हनी ट्रैप बिछाया जा रहा है और अनसस्पेक्टिंग विक्टिम्स को ट्रैप किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हूं और ये बात निश्चित रूप से हो रही है। लेकिन एक दूसरी समाज में बेहतर बड़ी FIR हो रही हैं जो 498 या इस तरह के मैट्रिमोनियल्स के बाद ये जो प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज करके है, ये जो मैरिज का प्रॉमिस करने के नाम पर जो FIR हो रही हैं। अब आप देखिए कि इससे पहले जो इंडियन पीनल कोड था, IPC था, वो इस मामले में अगर FIR करनी होती थी तो 375 और 90 दोनों को मिलाकर FIR कर दी जाती थी। अब 69, अब आप BNS में आ जाइए जो 1 जुलाई 2024 से लागू है। मैं सेक्शन 69 पढ़ता हूं। उसकी पहले तो डेफिनेशन इन्होंने लिखी है, सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स एटसेट्रा। सर मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ देता हूं। Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offense of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine. Explanation में deceitful means shall include inducement or false promise of employment or promotion or marrying by suppressing identity. अब ये 69 जो नया BNS में आया, आपने उसकी डेफिनेशन भी विकास सर सुनी। फॉल्स प्रॉमिस, इस जो लालू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के जजमेंट है, मोर एंड लेस ये केस उसी तरह का दिखता है। 69 के इस नए लॉ पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए विप्लव, कहीं ना कहीं इसी तरह से दोबारा से कि फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि फॉल्स इंटेंशन अगर आपकी शुरू से फॉल्स थी, इंड्यूसमेंट, तब आप पनिशेबल हो। लेकिन अगर आप इफ यू फेल टू कीप अप द प्रॉमिस, कि जब आपने प्रॉमिस किया और तब आपकी इंटेंशन उस प्रॉमिस को ब्रेक करने की नहीं थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली आप ड्रिफ्ट हो गए उस शादी के, तब आप उस फॉल्स मैरिज प्रॉमिस ऑफ मैरिज में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं विप्लव वही बात जो मैं अगर आपको पैरेलल ड्रॉ करूं, कि लंबा नहीं जाऊंगा, कि जैसे चीटिंग में इंटेंशन आपकी अगर टू इंड्यूस और टू चीट समवन इंसेप्शन से हो अगर है, तभी आप यू विल बी कन्विक्टेड ऑफ चीटिंग। उसी तरह से जो 69 का प्रावधान है, क्या है इस तरह के मामलों में प्रैक्टिकल क्या है? पहले दिन से लड़की को लड़के का उसके धर्म, उसकी जाति, उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति चारों पता होती है और कोई बड़ी चीज नहीं है कि जिस समय लव अफेयर होना बहुत सामान्य से है। आजकल कोएट का जमाना है, हर जगह लड़के लड़कियां एक दूसरे को मिल रहे हैं, लव अफेयर हो जाते हैं। लड़का शादी भी करना चाहता है लेकिन वो सामाजिक प्रेशर में, परिवार के प्रेशर में बाइदी में नहीं कर पाता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे 10 साल के लिए जेल भेज देंगे। विकास सर, विप्लव वही बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो एक डिफरेंशिएट किया है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट भी अक्यूज को रहेगा, क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं कि मर्डर की डेफिनेशन आ गई और कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, तो ये वाले जो ऑफेंसेस 69 के हैं, दिस इज नॉट अमाउंटिंग टू रेप। लेकिन डिसीटफुल इंटेंशन अगर है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और सजा अप टू 10 ईयर्स है, तो 2 दिन की भी सजा हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है और 10 साल की भी हो सकती है। लेकिन यहाँ प्रोसिक्यूशन के लिए भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये प्रूफ करना कि ये इंटेंशन शुरू से थी। तो मुझे लगता है कि 69 के प्रावधान जो 376 के प्रावधान से उससे थोड़ा डाइल्यूट है, आप फिर भी बचने के आपके काफी चांसेस हैं।
क्योंकि एज अक्यूज भी आपको इतना ही शो करना है या उतना प्रोसिक्यूशन की स्टोरी को ब्रेक करना है कि आपकी इंटेंशन उस वक्त टू चीट नहीं थी, या उस वक्त आपकी इंटेंशन डिसीटफुल नहीं थी। करेक्ट 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 करेक्ट। निश्चित रूप से 376 से जो आपने कहा कि थोड़ी सी राहत है, अब एक बार हम 482 पे और आ जाएंगे। जो आप दर्शक लगातार ये बात कह रहे थे, इसीलिए सर से आज मुझे ये लगा कि इस जजमेंट पे बात करनी चाहिए, जो लालू प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी था। इसमें जो महत्वपूर्ण इसका पक्ष है वो ये है कि स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल लैंडमार्क जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा गाइडलाइन 7 गाइडलाइन तय की है कि किनके अंतर्गत 7 अगर गाइडलाइन के अंतर्गत आपका केस फॉल करता है तो 482 में उसको क्वैश होना चाहिए। मैं बेहतर होगा कि अपने उन दर्शकों को जो जिनके खिलाफ या तो झूठी एफआईआर हो गई है और बाई द वे वो दिमाग बना रहे हैं कि साहब हाईकोर्ट जाएं कि ना जाएं, और उनके वकील साहब कहते हैं कि साहब 482 में तो बहुत राहत नहीं मिलती है, बहुत केस में नहीं मिलती है, लेकिन ये बात गलत है। आपके पास, जैसा विकास सर ने कहा, आपके पास विकल्प है, और विकल्प ही नहीं बेहतर विकल्प है कि कम से कम आप चैलेंज करें। रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा वो एक अलग बात है, उसके लिए 1000 कारक हो सकते हैं आपके पॉजिटिव रिजल्ट ना आने के, लेकिन कम से कम आप ट्राई करेंगे। तो स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल में वो जो 7 गाइडलाइन, हम चाहेंगे विकास सर चूंकि अनुभवी वकील हैं तो इन गाइडलाइंस के क्या मतलब है। विकास सर, हम सबसे पहले 1 से 7 गाइडलाइन इसमें पढ़ेंगे, कृपया हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को एक बार आप समझाएं। अगर मैं पॉइंट नंबर 1 की बात करूं, मैं बोलना शुरू करता हूं। वेयर द एलिगेशन मेड इन द फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट और द कंप्लेन, even if they are taken at their face value and accepted in their entirely, do not prima facie constitute any offense or make out a case against the accused। सर, इसका क्या मतलब रहेगा? मतलब बहुत संक्षिप्त में मैं बताता जाता हूं। जैसे कि चीटिंग का अगर हम लें, और अगर सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट में आपको लगता है कि चीटिंग है और इंसेप्शन पे नहीं है, तो वो चीटिंग का अगर ऑफेंस नहीं बनेगा तो आपको उस चीटिंग की एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। ये मापदंड है। Correct. Where the allegation in the first information report and other material, if any accompanying the FIR, do not disclose a cognizable offense justifying an investigation by police under section 156(1) of the code, except under an order of a magistrate within the purview of section 155 subclause 2 of the code। सर, मतलब इसमें यह है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, कॉग्निजेबल ऑफेंस का अर्थ ये होता है कि वेयर पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है तो आप एफआईआर नहीं लिख सकते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए अगर पुलिस से इन्वेस्टिगेट कराना है तो मैजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती अपने आप। Correct, correct. Where the uncontroverted allegation made in the FIR or complaint and the evidence collected in support of the same do not disclose the commission of any offense and make out a case against the accused। Sir, हाँ देखिए, जहां पे आप अपना पक्ष नहीं दे रहे, जो एलिगेशन आए और इन्वेस्टिगेशन उसकी की गई बिना आपके डिफेंस के, वो उस बात को अगर सच्चाई मान भी ले, हम गॉस्पेल ट्रुथ भी मान ले, और अगर उस गॉस्पेल ट्रुथ के बाद भी ऑफेंस के कमीशन के इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो आपको उस एफआईआर को क्वॉश कर देना चाहिए। देखिए विप्लव में, क्योंकि ये 3-4 इंटरमिंगल्ड एक्सप्लेनेशन है, बहुत एक संक्षिप्त में, कि अगर मैंने आपसे पेन लिया और मेरी अगर इंटेंशन उस वक्त आपको चीट करने की नहीं थी, लेकिन पेन लेने के बाद में मेरा सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट मैं आपको वापस नहीं करता और मेरा सब्सिक्वेंट कॉन्डक्ट अगर बदल जाता है तो वो ऑफेंस चीटिंग का ऑफेंस नहीं है। चीटिंग के ऑफेंस के लिए इंसेप्शन में ही मेरे में खोट होना चाहिए। करेक्ट करेक्ट, नियत में खोट होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। पॉइंट नंबर 4, वेयर द एलिगेशन इन द एफआईआर डू नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस बट कॉन्स्टिट्यूट ओनली ए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो इन्वेस्टिगेशन इज परमिटेड बाय ए पुलिस ऑफिसर विदाउट एन ऑर्डर ऑफ ए मजिस्ट्रेट as contemplated under section 155(2) of the code। सर, हाँ, मैंने अभी आपको पढ़ा था, मैंने वही एक्सप्लेन किया आपको कि
हाँ कि 154 में कि अगर कॉग्निटिव ऑफेंस वो है विप्लव, वेयर द पुलिस ऑफिसर हैज द पावर टू अरेस्ट विदाउट अ वारंट, और एफआईआर एक कॉग्निटिबल ऑफेंस की ही हो सकती है। अगर नॉन कॉग्निटिव ऑफेंस के लिए इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है तो वो मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे ही होगी। Correct, correct. Where the allegation made in the FIR or complaint are so absurd and inherently improbable, on the basis of which no prudent person can ever reach a just conclusion that there is a sufficient ground for proceeding against the accused. सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए है। अभी, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे अभी आप देखिए कि एक तरफ तो पीड़िता कह रही है कि 2013 से 2018 तक उसका शोषण हुआ, दूसरी तरफ ये कह रही है कि मेरे से झूठ कहा गया कि मैं शादी करूंगी। कि एक तरफ वो कहती है कि हम पति पत्नी की तरह रह रहे थे। तो एलिगेशन इतने एब्सर्ड हैं कि कोई कैसे मानेगा कि आपके साथ बलात्कार हुआ है। तो ऐसी सब परिस्थितियों में या और विभिन्न परिस्थितियों में जहां पे आप देखते हैं कि किसी ने किसी को लोन दिया, 5 साल तक आप ब्याज के पैसे ले रहे हो, छठे साल में जब रीपेमेंट नहीं वो बोरोवर कर पा रहा तो आप कह रहे हो कि मेरे को 5 साल पहले चीट करा गया था। तो ये सारे एब्सर्ड प्रपोजिशंस हैं जो अपने आप में एक ऑफेंस नहीं बताते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनको क्रिमिनल आर्म ट्विस्टिंग में लेकर के आ रहे हैं अपने मंशा को सिद्ध करने के लिए। करेक्ट। 6 पॉइंट है where there is an express legal bar engrafted in any of the provision of the court or concerned act under which a criminal proceeding is instituted to the institution and the continuance of the proceeding, and or where there is a specific provision in the code or the concerned act providing efficacious redress for grievance of the aggrieved party. Sir, 6 point number 6, जहां पे अगर कोई बार है कि विप्लव की अगर कोई बार है कि आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं कर सकते। एक बहुत एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि एक इंडियन अब्रॉड अगर कोई ऑफेंस कर रहा है एंड एज इफ दैट ऑफेंस वाज कमिटेड इन इंडिया, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन या कॉग्निजेंस लॉन्च करने के लिए आपको प्रायर सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। जैसे सेक्शन 188 ऑफ द सीआरपीसी में प्रायर सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट की सैंक्शन के बिना आप वो नहीं स्टार्ट कर सकते हो। तो वो एक लीगल बार हो गया आपके लिए। अगर ऐसी एफआईआर रजिस्टर हो गई है तो वो क्वॉश की जा सकती है। एक तो ये वाले वो संक्षिप्त है कि जी हाँ एक 7 महत्वपूर्ण है, तो आप साफ पढ़ने जा रहे हैं। ये लास्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेयर ए क्रिमिनल proceeding is manifestly attended with malafide or where the proceeding is malicious, instituted with an ulterior motive for wreaking vengeance on the accused and with a view to spite him due to private and personal grudge. मेरे ख्याल से 90% जो FIR है वो इसी के अंतर्गत आ रही है। सर देखिए आप अगर 498A के ऑफेंसेस लेंगे और पूरे परिवार पे, ससुर पे, जेठ पे, देवरानी पे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं पुलिस को भी एक थोड़ा प्रोएक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा। जिस तरह से जजमेंट्स में उनको भी इंडिकेशन आता है कि आप आंख बंद करके एफआईआर उनके खिलाफ कर रहे हैं और पूरी फैमिली की आज की तारीख में 498A में आप अरेस्ट नहीं कर रहे। वो सबको मालूम है कि अनिश कुमार की वजह से आप अरेस्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन सब पूरे परिवार को कोर्ट में घसीटना निरंतर, दिन पर दिन, महीना महीना, सालों साल तक वो बेचारे 68 साल, 70 साल, 75 साल के लोग सास ससुर कचहरी में आ रहे हैं। वो अपने आप में ही एक सजा है, वो अपने आप में ही एक सजा है। तो मुझे लगता है कि पूरे ढांचे को और लेजिस्लेटर को भी इस बात को समझना होगा, और शायद लेजिस्लेटर इस बात को समझ ही नहीं पा रहा है क्योंकि वो एक पॉपुलर मूड की तरफ से व्यू कर रहे हैं। और कोर्ट्स के भी हाथ बंधे होते हैं, कोर्ट्स एक जजमेंट दे सकती है, लेकिन जो स्टैट्यूट है वो बनाने का काम पार्लियामेंटेरियंस का है। निरंतर कोर्ट्स भी कह रही है कि आपको इन जो विमेन सेंट्रिक लॉज थे उनमें सुधार लाने की आवश्यकता है विप्लव, और हम भी दिन रात इस बात के लिए फाइट कर रहे हैं। कुछ कोर्ट्स मानती हैं, कुछ कोर्ट्स नहीं मानती हैं, लेकिन अपने आप में इसको फाइट करना ही एक प्रोसेस है। जिस तरह से आपने बोला कि 4 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल का रिलेशनशिप है, इफ द रिलेशनशिप गोज बैड 376 की एफआईआर आ रही है, तो वो अपने आप में ही ये सारे के सारे 7th एक्सेप्शन में ही गाइडलाइंस में आती हैं। करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सर। विकास सर, एक लास्ट मुझे लगता है आपको वो रिमार्क दे देना चाहिए जो हमारे दर्शक लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, जिनके मन में बहुत सी बातें हैं, और कभी कभी क्या होता है, इल इंफॉर्मेशन भी आपको भ्रमित कर देती है, और वो है कि क्या
ठीक है मेरे खिलाफ FIR हो गई हैं, लेकिन कोर्ट तो 482 में साहब बहुत राहत नहीं दे रहा है। इस पर आपका अपनी एक विशेष टिप्पणी सर। विप्लव, मैं एक बात को आपको जानता हूं कि जब कठिन परिस्थिति होती है, मैं मान सकता हूं कि जो भी आरोपी होते हैं या आरोपी के फैमिली मेंबर्स होते हैं, उनके लिए बड़ा कठिन समय होता है। और ये बात भी सही है कि 482 में आकर के आपको हर बार रिलीफ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके केस के फैक्ट्स के मेरिट पे भी डिपेंड करता है कि क्या आपके खिलाफ एलिगेशन बहुत सीरियस हैं, एलिगेशन किन परिस्थितियों में है, विक्टिम का कितना हार्म हो चुका है, क्या विक्टिम फिजिकली आपके एक्शन से उसको प्रताड़ित हुआ है, पीड़ित हुआ है। ये सारी कंसिडरेशंस है, स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है विप्लव। किसी का ये कह देना कि मेरे खिलाफ खाली 498A के ही हैं, क्या उसमें 498A के साथ क्या आपके विक्टिम को ग्रीवियस हर्ट भी आपकी वजह से हुआ है? तो बहुत सारी मिक्स एंड मैचेस हैं विप्लव। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपका केस आपको अपने अंतर से लगता है कि आप खुद इन केसों में फ्रेम्ड करे गए हैं, तो मुझे लगता है कि क्वॉशिंग से बेहतर विकल्प पूरे CRPC में आपके पास नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। और ये आप सीधे मैजिस्ट्रेट को पुलिस स्टेशन से निकल करके आप सीधे हाईकोर्ट के संरक्षण में आ रहे हैं, और उस हाईकोर्ट के संरक्षण में आते हैं जहां पे उन जजेस के पास हजारों लाखों केसेस का तजुर्बा होता है। तो मुझे लगता है कि आप पुलिस स्टेशन से या एक मैजिस्ट्रेट की कोर्ट से निकल करके जब आप हाईकोर्ट में आकर के अपने तथ्यों को सामने रख रहे हैं, कानून को, प्रेसिडेंट्स को रख रहे हैं, जजमेंट्स को रख रहे हैं, तो मुझे लगता है वो एक बहुत ही बेहतर, बहुत ही I must say that it's a very efficacious remedy that is available to the accused, कि वो उस एक्सरसाइज को उसको जरूर और जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। और दूसरी बात जो हमारे दर्शकों को इस बात समझनी चाहिए, जब आपके पास विकल्प है, सवाल ये है कि या तो आपके पास विकल्प नहीं होता। जब कानून में कोई विकल्प है तो उसको आप क्यों नहीं आजमाएंगे? आप या तो इंतजार करते रहिए कि आपके खिलाफ FIR हुई, अब जी चार्जशीट होगी, फिर चार्ज फ्रेम होगा, फिर ट्रायल होगा, तो व्हाट्सएवर जो चलता रहेगा। पूरा का पूरा परिवार को, अगर 498 का आप मान लिया, आप घर में बैठे हैं, पूरा का पूरा परिवार एक स्टेट से दूसरे स्टेट, लड़की रह रही है, लड़की का मायका है दिल्ली का, माफ कीजिए यूपी का, और ससुराल है दिल्ली की। अब वो घर आई और यूपी में झांसी में उसने मुकदमा कर दिया, पूरा परिवार दिल्ली से दौड़ दौड़ के झांसी आए, क्रिमिनल केस है ना। तो आपके पास विकल्प है, इसीलिए 226 या 482 में आप जाइए, कम से कम अपनी बात तो रखिए। कोर्ट करेगा नहीं करेगा, लालू यादव में हाईकोर्ट ने नहीं रिलीफ दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया ना, और दिया ही नहीं, पूरी FIR को खारिज कर दिया। नहीं तो वो आदमी 10 साल तो फिर अदालतों के चक्कर मार रहा होता। इसीलिए विकास सर कह रहे हैं कि जो आपके पास अवेलेबल कम से कम वो है, उसको तो आप आजमाइए। रिजल्ट क्या होगा ये तो ठीक है, किसी को क्या पता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर, आपसे बातचीत करके बहुत जानने को मिला। निश्चित रूप से हमारे दर्शक बड़ा लाभान्वित होंगे। लगातार हमारा मोबाइल नंबर भी दिया जा रहा है, आप इस वीडियो पे अपना कमेंट भेज सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि प्रैक्टिकल क्या दिक्कतें आपको सामने आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। लीगल रिपोर्टर के सभी वीडियो को देखने के लिए लीगल रिपोर्टर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।